शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान में आज हम बात करते हैं पशुपालन से जुड़े हुए विषय की। तो आज का विषय क्या है जिस पर आज हम आपके सवाल लेंगे, सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेलो किसान के विषय पर। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम लाइव आपके सवाल लेते हैं और आपके सवालों के जवाब देते हैं। आज का विषय नोट कर लें। आज का विषय है पशुओं में प्रसूति रोग व सावधानियां। इसके साथ ही दूसरा विषय रहेगा सर्दियों में मछली पालन। तो इन दोनों विषय से जुड़े हुए अगर आपके कोई भी सवाल है, कोई आशंका है जिसका आप समाधान चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है जहां हम अलग अलग विषय लेकर के आते हैं, चाहे वो कृषि संबंधी हो या फिर पशुपालन से जुड़े हुए विषय हो। हमारे 2 टोल फ्री नंबर है जिनके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर आप नोट कर लें 1800-113060। दूसरा नंबर है 1800-113061 टोल फ्री, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा आप हमें ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। आप हमारा ईमेल एड्रेस भी नोट कर ले, hellokisan2015@gmail.com। ये हमारा ईमेल एड्रेस है। ईमेल आईडी के माध्यम से भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं, यानी हमें अपने सवाल मेल कर सकते हैं जिन्हें हम लाइव कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो दोनों विषयों के बारे में हमने आपको बता दिया है। और अगर हम पशु में प्रसूति संबंधी समस्याओं की बात करें तो कई बार हमारे जो दर्शक हैं, जो किसान हैं, जो पशुपालन से जुड़े हुए हैं, वो अपनी समस्याएं बताते हैं। कई कॉल आती है, मेल्स भी आती हैं। कई बार उनका पशु हीट में नहीं आता है, हीट में आता है तो बहुत देर तक नहीं रुकता है। इस वजह से वो गाभिन नहीं हो पाते हैं और सही समय पर उन्हें जो एक बच्चे मिलने की उम्मीद रहती है कि गाभिन होगा उनका पशु, और चाहे वो दूसरे अलग अलग क्षेत्रों के पशु हो, चाहे वो मांस के लिए हो, अंडे के लिए हो या फिर दुधारू पशु हो, अगर इस तरह की समस्या आती है तो कई बार पशुपालन में उन्हें काफी समस्या होती है और काफी नुकसान भी हो जाता है और कई बार बीमारियों का पता नहीं लग पाता है। तो इसीलिए आज हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी अवस्था होती है जिसको लेकर जागरूक रहने की जरूरत है और जिसका सही समय पर इलाज करवाना जरूरी है। साथ ही सर्दियों में मुर्गी पालन के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, तो जरूर हमें कॉल करें। और मछली पालन पर भी हम बात करेंगे। जो भी आपके सवाल हो जरूर हमें आप मेल करें या फिर कॉल के माध्यम से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। 2 मेहमान हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर संजीत शर्मा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और आपसे हम बात करेंगे पशुओं में प्रसूति रोग व सावधानियों के बारे में। आप पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, पशुपालन विभाग, दिल्ली सरकार में। और हमारे दूसरे मेहमान जो कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर गौरव राठौर जी हैं। डॉक्टर गौरव बहुत बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। आप प्रधान वैज्ञानिक है, राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। और आपसे हम सर्दियों में मछली पालन के बारे में जानेंगे और किस तरीके से कई बार सर्दियों में हम देखते हैं कि मछलियों को काफी समस्या हो जाती है, मृत्यु दर जो है वो भी बढ़ जाती है। तो आखिर यहाँ पर कहाँ चूक हो जाती है और कैसे इसे बेहतर किया जाए, कैसे अच्छी मछली प्राप्त की जाए, इसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पशु में प्रसूति रोग व सावधानियों के बारे में। तो डॉक्टर संजीत, सबसे पहले जैसे कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि अलग अलग मकसद से पशुपालन किया जाता है। दुधारू पशु भी होते हैं, अंडे के लिए भी, मांस के लिए भी होता है, लेकिन उनकी प्रजनन क्षमता जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। सही समय पर अंडे मिले, बच्चे मिले, ये जरूरी हो जाता है। यानी ब्रीडिंग एक बहुत महत्वपूर्ण इसका पहलू है। तो प्रसूति से जुड़े हुए कौन कौन से रोग या सावधानियां होती हैं जिसे ध्यान में रखना जरूरी है? प्रसूति से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है, ये आजकल देखा गया है कि जितने भी रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम है या एनिस्टस की प्रॉब्लम है, जैसे हम कहते हैं कि पशु ताव में नहीं आता है, सही समय पे हीट में नहीं आता है, और अगर हीट में आता है तो वो रुकता नहीं है। इसके लिए मुख्य जो कारण है, एक तो होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी कि पोषक तत्वों की कमी। पशु आहार में उन तत्वों की कमी होने की वजह से, जैसे कि कॉपर है, मैंगनीज है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, जिंक है, आयोडीन है, इनकी कमी की वजह से जो है पशु जो है ताव में नहीं आता है। इसके अलावा अगर ताव में आता भी है तो वो रुकता नहीं है।
इन चीजों को ध्यान में रखने के लिए सबसे पहले ये पशुपालक को ध्यान देना चाहिए कि कोई भी पशु 3 साल के अंदर बफलो जो है, भैंस, और 1.5 से 2 साल के बीच में गाय जो है वो ज्ञाबन हो जानी चाहिए। अगर कोई भी पशु इस एज में अगर ज्ञाबन नहीं होता है, पहले पशुपालक को ये ध्यान देना है कि क्या उसकी जो बॉडी वेट है, उसका जो शरीर का जो वजन है, क्या वो सही है। अगर वो सही नहीं है तो उसको खुराक दे करके उसको पहले तो उसको ठीक करना है। और दूसरी बात है उसमें फिर डीवर्मिंग करने की। पशु को कृमिनाशक दवा जो है, पेट के कीड़े की दवा पिलानी है। कीड़े की दवा कोई भी अच्छी कंपनी की आप दे सकते हैं। और फिर उसको जो है 21 दिन से लेके 40 दिन के करीब 45 दिन तक लगातार मिनरल मिक्सचर खिलाना है। मिनरल मिक्सचर की जब कमी पूरी हो जाएगी, पशु जो है प्रॉपर हीट में आ जाता है। अगर पशु 21 दिन और 45 दिन दवा खिलाने के बाद भी हीट में नहीं आता है, तो कृपया करके किसी भी नजदीकी पशु चिकित्सालय से, पशु चिकित्सक से उसकी पशु की जांच करवाएं। क्या उसके अंदर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, या कोई इन्फेक्शन है, या कोई और कंजेनाइटल जो कि पैदा होते ही कोई ऐसी बीमारी है, उसका वो जांच कर सकते हैं और उसी हिसाब से फिर उसका उपाय किया जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए, सही समय पर जांच होना बहुत जरूरी है। जैसा कि अभी हमारे मेहमान ने भी बताया कि कई बार जो प्रजनन क्षमता है उस पर प्रभाव पड़ता है, और ये वजह कई सारी हो सकती है। हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो, रोग हो, बीमारी हो। इसके साथ ही कई बार न्यूट्रिशन की यानी पोषण की कमी से भी ये समस्या आती है। तो पोषण का भी ध्यान रखें। मिनरल मिक्सचर के बारे में अक्सर बताते हैं कार्यक्रम में कि अपने पशु को मिनरल मिक्सचर जरूर दें, ताकि पोषण उनमें भरपूर रहे और उनकी प्रजनन क्षमता जो है वो प्रभावित ना हो। आइए देखते हैं सबसे पहले हमारे आज के विषय से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट। डेयरी व्यवसाय पशु की बेहतर सेहत निर्भर करता है। पशुओं की संख्या में इजाफा करने के लिए जरूरी है कि मादा पशु का स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए पशुपालक को चाहिए कि प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद खास सावधानी रखें। प्रसव के समय ब्याने की अवस्था में पशुपालक को दूर से ही पशु की निगरानी करनी चाहिए कि नजदीक होने से पशु का ध्यान बढ़ सकता है और ब्याने में देरी हो सकती है। इस प्रक्रिया से पहले फर्श को साफ करके रोगाणु रहित कर लेना चाहिए। यदि ब्याने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। बच्चे के जन्म के बाद प्रसूता पशु को गुनगुने पानी से भीगे कपड़े से साफ करें। ब्याने के बाद पशु को कार्बोहाइड्रेट्स युक्त चारे खिलाएं। पशु को गेहूं का दलिया, सौंठ, गुड़, अजवाइन पकाकर खिलाएं। ब्याने के 10 घंटे तक पशु चिकित्सक से संपर्क करें। जेर को तुरंत गड्ढे में दबा दें। इस अवस्था में मादा पशुओं में बीमारियां होने का खतरा भी बना रहता है। इस दौरान पशु को पशु ज्वर, थनैला रोग, कीटोनमियता, स्पोरस की कमी और बच्चे दाने से संबंधित रोग होने की आशंका हो सकती है। ऐसे में पशुपालक लक्षणों को समय रहते पहचान कर पशु चिकित्सक से सलाह लेकर इलाज कराएं। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी। आइए बात करते हैं आज के दूसरे विषय पर, जो कि हमारा है मछली पालन से जुड़ा हुआ। और डॉक्टर राठौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राठौर, जैसे कि हम मछली पालन की बात कर रहे हैं, और देखिए सर्दियों में हमने देखा है कि काफ़ी समस्या हो जाती है मछली पालकों को। कई बार मछलियों की मृत्यु भी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ऐसे में सर्दियों में किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए मछली पालन में? धन्यवाद मैडम जी। मछली पालन मैडम जो है, जो उद्योग है ये अब बहुत ही उभरता हुआ उद्योग है। आज के टाइम में फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। लास्ट ईयर हमारे जो उत्पादन हुआ था वो 14 मिलियन मेट्रिक टन हुआ था, जो कि काफी रिकॉर्ड उत्पादन है। और हमारा इसमें से 10.43 मिलियन मेट्रिक टन जो है इनलैंड फिश से हुआ, और समुद्री मछली और झींगे का पालन हुआ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो विंटर्स की प्रॉब्लम है ये नॉर्थ इंडिया में ज्यादा है। या जो एग्रीकल्चर है उस पे
सर आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, हम फिर से आपसे संपर्क करेंगे। लेकिन आइए मछली पालन पर हम रिपोर्ट देख लेते हैं। जैसा कि हमें डॉक्टर गौरव भी बता रहे हैं कि मछली पालन एक बहुत उभरता हुआ उद्योग है और इसको लेकर हम देख रहे हैं कि इस बजट में भी कुछ घोषणाएं की गई हैं। मत्स्य पालन किस तरीके से हमारे किसानों की आय में वृद्धि कर सकता है और साथ ही मछली पालन को लेकर खासतौर पर सर्दियों के मौसम में कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम के अनुसार मछलियों की देखभाल करने से बेहतर उत्पादन लिया जा सकता है। सर्दियों के मौसम की बात करें तो इस समय तालाब में खास प्रबंधन करने होते हैं। हालांकि मछली पानी में रहती है, लेकिन बदलते मौसम का उसके विकास पर सीधा असर पड़ता है। यदि सही प्रबंध न किए जाएं, तो तालाब में ऑक्सीजन की कमी होना लाजमी है। ऐसे में मछली पालक मौसम पर निगाह बनाए रखें। आसमान में बादल छाने पर तालाब में जाकर देखें कि मछलियां पानी से बाहर मुंह तो नहीं निकाल रही। अगर ऐसा है तो ये पानी में ऑक्सीजन की कमी के लक्षण हैं। ऐसे में तालाब में ऊंचाई से पानी गिराएं या ऑक्सीजन एरिएटर दिन में 2 से 3 बार चलाएं। साथ ही मछली पालकों को चाहिए कि तालाब में कम से कम 2 मीटर तक जल स्तर बनाए रखें, जिससे मछलियों पर ठंड की वजह से कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। साथ ही तालाब के चारों ओर साफ सफाई रखें, घास फूस निकाल कर अलग कर दें, जिससे नुकसान पहुंचाने वाले जीव हट जाएं। इस मौसम में भोजन देते समय इस बात का ध्यान रखें कि सर्दियों में मछलियां ज्यादा सक्रिय नहीं होती, जिससे उनकी खुराक कम हो जाती है। ऐसे में आहार भी कम दें। कोशिश करें कि भोजन शाम को भिगोकर सुबह उसका 100 से 200 ग्राम गोला बना लें। इसके बाद इसे तालाब के एक कोने पर ट्रे में रखकर रोज निश्चित समय पर दें और समय समय पर तालाब में जाल चलाकर देखते रहना चाहिए कि मछली स्वस्थ है या नहीं। बीमार या मृत मछलियों को तालाब से निकाल दें। तो देखा आपने कि मछलियों में कई बार सर्दियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसे भी कैसे पहचाने ये भी हमने रिपोर्ट में जाना और इसके साथ ही किस तरीके का उन्हें आहार देना चाहिए, कैसे उन्हें रोग और बीमारियों से बचा कर रखना चाहिए, कौन कौन सी खास बातें हैं इससे जुड़ी हुई वो भी हम जानेंगे। हमारे विशेषज्ञ भी लगातार बने हुए हैं और अगर आपके भी कोई सवाल है तो आप हमें जरूर कॉल करें। दोनों फोन लाइन आपके लिए चालू है। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। लाइव हम आपके ईमेल्स को भी कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और हमारे आज के पहले कॉलर हैं विपिन, जिन्होंने सागर से हमें कॉल किया है। विपिन जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है। जी मैम नमस्ते, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। मैम मेरा सवाल पशुओं से जुड़ा हुआ था। मैं अपनी भैंसों को हर 6 महीने में जो डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कीड़े मारने वाली दवा मैं देता हूँ, जो एल्बेंडाजोल है, दुधारू भैंसों को हर 6 महीने में देता हूँ। लेकिन मैम मैंने कल परसों लाया था दवा एल्बेंडाजोल, तो उन्होंने जो मेडिकल स्टोर वाले थे उन्होंने कोई हाईटेक नाम की दवा दी है जो 60 रुपए की दी थी। तो क्या ये वही है, इसको हम दे सकते हैं या फिर एल्बेंडाजोल ही लाना पड़ेगा या फिर हाईटेक को भी दे सकते हैं? डॉक्टर संजीत क्या बताना चाहिए? जी, हाईटेक जो है वो बेसिकली आइवरमेक्टिन है, उसके अंदर सॉल्ट, और आइवरमेक्टिन और एल्बेंडाजोल दोनों ही पेट के कीड़े की दवा है। मेरा ये कहना है कि हमेशा जो भी डीवर्मिंग है वो हमेशा रोटेशनल डीवर्मिंग होनी चाहिए। आप एक बार एल्बेंडाजोल दे दीजिए, अगली बार आप फेनबेंडाजोल दे दीजिए और उसके बाद आयरमेक्टिन, जो जैसा कि आपने दवाई का नाम बताया, इन तीनों को अल्टरनेट कीजिए। 4-4 महीने के बाद जो है दवाई को देना है और साल में एक ही दवा को ना दीजिए, क्योंकि एक दवा बार बार देने से वो जो कीड़े हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं और फिर आप दोबारा वो दवा देंगे तो उन पर कोई असर नहीं होगा। इसीलिए रोटेशनल डीवर्मिंग की जो सिस्टम है इसको अपनाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो देखिए, डीवर्मिंग वैसे भी आपको समय समय पर कराते ही रहना चाहिए, जैसा कि सर ने भी बताया कि रोटेशनल यानी कुछ जो निश्चित समय हो उसके बाद अपने आप पशुओं में आप डीवर्मिंग करते रहें, चाहे उसके कोई आपको लक्षण दिखाई दे या ना दे, ये आपको रेगुलर एक तरह से प्रैक्टिस रखनी होगी। डॉक्टर गौरव, मुझे सुन पा रहे हैं आप? डॉक्टर गौरव, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? सर क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? डॉक्टर गौरव, आवाज नहीं आ रही। सर आवाज आ रही है आपको मेरी? नहीं आ रही मैडम। चलिए, शायद हमारी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, फिर से संपर्क करेंगे। और जो हमारा पहला विषय है पशुओं में प्रसूति रोग व सावधानी, तो सर मुख्य रूप से प्रसूति रोग जो हमारे बड़े एनिमल्स हैं, खासतौर पर जैसे गाय, भैंस, इनकी हम बात करें, वो किस किस तरह के ये रोग हो सकते हैं?
इसमें क्या होता है कि पशु का जो हीट में आने का साइकिल है वो 21 दिन का होता है, और जो भी पशु 21 दिन के साइकिल में हीट में आता है उसके बाद वो हीट में आने के बाद उसको 18 घंटे के भीतर गाय को और 24 घंटे के भीतर जो है भैंस को ज्ञापन कराना चाहिए। अगर आप एआई का प्रयोग करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो ये भी इसका भी सही टाइम यही होता है, गाय में 18 घंटे के बाद और भैंस में 24 घंटे के बाद। अगर कोई पशु 21 दिन के बाद ज्ञापन कराने के बाद भी अगर हीट में नहीं आ रहा है और बार बार वो साइक्लिक हो रहा है, हर 21 दिन बाद वो साइकिल में आ रहा है, तो उस पशु का ये जानना जरूरी है क्या वो ज्ञापन होने के बाद कोई ब्लड तो नहीं डाल रहा, कोई खून तो नहीं डाल रहा, कोई उसमें पस तो नहीं आ रहा है एनिमल के अंदर, कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, उस डिस्चार्ज का जो कलर है और उसकी कंसिस्टेंसी, इन दो चीजों से हमें पता चल सकता है कि उसके अंदर वो इन्फेक्शन कोई है कि नहीं है। वो बिल्कुल पानी जैसा साफ होना चाहिए और एकदम ऐसे जो है थिक कंसिस्टेंसी से लटकता हुआ होता है। उसके अलावा जब वो प्रॉपर हीट में एनिमल आता है, जैसे गाय होती है, एक पशु दूसरे पशु के ऊपर कूदता है, जो पेशाब है वो रुक रुक के करती है, जो दूध देने वाला दुधारू पशु है वो दूध भी कम कर देता है, और इन चीजों को, लक्षणों को ध्यान में रखते हुए पशु को जो है ज्ञापन कराना चाहिए। अगर 21 दिन बाद दोबारा वो हीट में आ रहा है, इट मीन्स कि वो रिपीट ब्रीडिंग का केस है, और रिपीट ब्रीडिंग के लिए हमें ये जानना जरूरी है क्या कोई उसके यूट्रस में इन्फेक्शन है या कोई हार्मोनल वजह से वो हीट में आ रहा है। हार्मोनल रीजन जो होते हैं वो 2-3 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि सिस्ट होती है, जो पशु चिकित्सक जो है वही जांच करके बता सकता है कि उसमें सिस्ट है, और उसमें सिस्ट भी 2 तरह की होती है, एक ल्यूटियल सिस्ट और फ्लॉलिकुलर सिस्ट जी। दोनों सिस्ट का ट्रीटमेंट अलग होता है। इसके अलावा आजकल जो है लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुआ है, तो गायनारिच जो है हार्मोन है, GnRH जिसे हम कहते हैं, और जो है अगर कोई उसमें ल्यूटियल सिस्ट बन गया है तो हम उसको क्लोस्टिनॉल जो है एक हार्मोनल इंजेक्शन है उसको लगाते हैं, और इन चीजों की वजह से उसके अंदर जो हार्मोनल प्रॉब्लम है उसको दूर किया जा सकता है। अगर मेट्राइटिस है, उसके अंदर पस आ रहा है, तो मेरा हमेशा से यही सलाह रहती है कि 5 से 7 दिन तक इंट्रा यूट्राइन उसमें दवाई डलवाएं। इंट्रा यूट्राइन थेरेपी देने से उसकी जो ट्रीटमेंट है वो बेटर होता है, और साथ में उसको सिस्टमिक इंजेक्शन भी लगाया जाता है। अगर दोनों तरह से इलाज किया जाएगा तो उसका जो है बहुत इफेक्टिव हमें रिजल्ट मिलता है जी। राजेंद्र हमारे साथ एक और दर्शक है फोन लाइन पर, हिसार से इन्होंने कॉल किया है। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताएं क्या सवाल है। हेलो जी नमस्कार राजेंद्र जी, सवाल बताएं। हेलो जी राजेंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी जी बताइए क्या प्रश्न है आपका। एक खर के ब्याज की जोटी भी होगी जी, 3.5 महीने बयान के रह रहे हैं जी। जी जी, अपना सवाल पूरा कीजिए। हेलो जी, अपना प्रश्न पूरा करें। राजेंद्र जी, अपना सवाल पूरा कीजिए। हेलो हेलो, आवाज नहीं हमारी पहुंच पाई सर, आपने समझा इनका सवाल? एक्चुअली पूरा सवाल उनका आ नहीं पाया है। अगर वो 3-3.5 साल की उम्र का पशु हो गया है और वो हीट में नहीं आ रहा है, तो जैसा मैं कह रहा था वो एनिस्टस का केस है। 3-3.5 साल में भी अगर वो हीट में नहीं आया तो उसको सबसे पहले डिवर्मिंग करना है, पेट के कीड़े की एल्बेंडाजोल की दवा देनी है, मिनरल मिक्सचर का सेवन उसको 40-45 दिन तक करना है, और उसके बाद नॉर्मली जो है पशु हीट में आ जाता है। अगर वो फिर भी हीट में नहीं आ रहा है तो उसमें 2 तरह की दवाई का उपयोग किया जाता है। पहला तो है क्लोमिफेन साइट्रेट। क्लोमिफेन साइट्रेट जो होती है, ये जिसके बारे में भी आपने बताया नहीं, ये डिफरेंट है। अच्छा। क्लोमिफेन साइट्रेट की टैबलेट आती है। क्लोमिफेन साइट्रेट की टैबलेट जो है 5 दिन तक लगातार देनी होती है। इससे पहले कॉपर सल्फेट की टैबलेट उसके साथ ही आती है, वो एक्चुअली एक किट के रूप में आता है, जिसमें 2 कॉपर सल्फेट की टैबलेट होती हैं और 1 क्लोमिफेन साइट्रेट होता है। तो कॉपर सल्फेट की 2 गोली पहले पशु को खिलानी है, 5 से 10 मिनट के बाद क्लोमिफेन साइट्रेट देना है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जो दवा जिस समय देंगे दिन में, 5 दिन सेम समय पे दवा देनी है। यानी कि अगर सुबह जिस दिन पहले दिन अगर दवाई दी तो 5 दिन उसको सुबह दें, अगर शाम को दी तो 5 दिन शाम को दें, क्योंकि टाइमिंग का बहुत ध्यान देना है। और इससे फिर 21 दिन के अंदर जो है पशु जो है हीट में आ जाता है। जी जी बिल्कुल। तो देखिए, अगर ऐसे कोई भी लक्षण दिखाई दे तो जरूर उसका उपचार करवाएं, विशेषज्ञ के पास जाएं, और सर ने बता भी दिया है कि किस तरीके से इसका इलाज किया जा सकता है, इसे ठीक किया जा सकता है। फिलहाल वक्त है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, आप देखते रहे हेलो किसान। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान
1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं पशुओं में प्रसूति रोग व सावधानी की, और साथ ही सर्दियों में कैसे करें मछली पालन। अगर इन दोनों विषय से जुड़े हुए अगर कोई भी सवाल आपके हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर हम साथ ही साथ स्क्रीन पर फ्लैश करें, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं 2 टोल फ्री नंबर हैं। और आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com पर, जिन्हें हम लाइव कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अवधेश जी हैं, अवधेश कुमार, जिन्होंने बिहार से हमें कॉल किया है। अवधेश जी, स्वागत है हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है। हेलो हेलो जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो हेलो अवधेश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बताइए क्या सवाल है। जी, हमें पशु के विषय में जानकारी चाहिए था। जो मेरा पशु ना 5 महीने का गाभिन है, मिट्टी बहुत ज्यादा खाती है। मिट्टी खाती है, ठीक है जी, बहुत ज्यादा मिट्टी। गाय है, भैंस है, क्या जी, है? गाय है। गाय है, ठीक है। संजय जी क्या बताना चाहेंगे? जो मिट्टी खाने के जो रोग है, इसको हमारी भाषा में, साइंटिफिक भाषा में पाइका का रोग बोला जाता है, जिसके अंदर पशु जो है मिट्टी के अलावा और कोई भी चीज उसको मिल जाए तो उसको खाने का कोशिश करता है। इसके लिए इसका 2 उपचार है। सबसे पहले आपको पेट के कीड़े की दवा देनी है, क्योंकि वो ज्ञाबन पशु है 5 महीने का, तो आप फेनबेंडाजोल जो सॉल्ट है उसका प्रयोग करें। फेनबेंडाजोल की आप कीड़े की दवा दें, और इसके अलावा जो है उसको आयरन टॉनिक आपको पिलाना पड़ेगा। आयरन और कैल्शियम का टॉनिक। कैल्शियम के कई मिक्सचर अवेलेबल है मार्केट में, जिसे हम मिनरल मिक्सचर के भी बोलते हैं। तो जितने भी मिनरल्स की कमी होती है और आयरन की कमी होती है, इन 2 वजह से जो है पशु जो है उस तरह की मिट्टी खाने की कोशिश करता है। तो ये 2 चीजें आप कर लीजिए, आयरन और मिनरल मिक्सचर, और उससे पहले फेनबेंडाजोल की टैबलेट ये आप दे दीजिए पशु को, इससे आपको आराम मिल जाएगा। जी, और डॉक्टर गौरव भी हमारे साथ बने हुए। डॉक्टर गौरव, मुझे सुन पा रहे हैं आप? डॉक्टर गौरव, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अब पहुंच रही है आप मेरी आवाज? जी जी बिल्कुल। तो हम मछली पालन के बारे में बात कर रहे हैं सर। सर्दियों में मछली पालन, तो मोटी तौर पर कौन कौन सी खास बातें हैं जिसका ध्यान मछली पालकों को रखना चाहिए सर्दियों में? एक तो हमने रिपोर्ट में भी बताया कि क्योंकि ठंडक काफी हो जाती है तो पानी में ऑक्सीजन की कई बार कमी की समस्या आती है मछलियों में, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? मैडम, सर्दियों का प्रकोप जनरली जो है नॉर्थ इंडिया में ज्यादा होता है। नॉर्थ इंडिया में हमारे पास 2 तरह की जो प्रजातियां होती हैं मछली की, उनका किसान पालन करते हैं, जिसमें कि इंडियन मेजर कार्प्स है, बोलते हैं, और दूसरी कैटेगरी है पंगेशियस। सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है सर ठीक से। फंगस मछली में आती है में। सर ठीक से आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही हम तक। फिर से हम आपसे संपर्क करेंगे। एक बीमारी होती है जिसका नाम है एपिजूटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम। सर हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, माफ कीजिएगा, सही आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक। जी सर, हम फिर से आपको संपर्क करेंगे और उम्मीद करते हैं जल्द ही आपको हम ठीक से सुन पाएंगे, हमारे दर्शक आपसे जानकारी ले पाएंगे। तो आज का जो हमारा पहला विषय है उसके बारे में एक बार फिर से बता दें। हमारा आज का पहला विषय पशुओं में प्रसूति रोग व सावधानियां। कोई भी अगर आपके सवाल हैं तो आप हमें कॉल कीजिए 1800-1130-660, 1800-1130-6 एक टोल फ्री, यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा।
सर चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सर जैसे कि आपने कुछ सिम्टम्स के बारे में बताया कि कई बार पशु हीट में आता है और कई बार रिपीटेड, जैसा कि आपने बताया, ऐसी चीजें होती हैं और इन्फेक्शन भी हो सकता है, कुछ और भी कारणों के बारे में बताया। अब खासतौर पर अगर हम जो हमारे दुधारू पशु हैं उन्हीं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, आगे किस किस तरह की और सावधानी बरतनी चाहिए? जैसा कि आपने बताया कि अगर हीट में आए तो कब क्या करना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है पशुपालकों को जानना समझना। जी सबसे पहले जरूरी है कि पशु के पार्चुरेशन के बाद, ब्याने के बाद क्या क्या सावधानियां पशुपालक को रखनी चाहिए और किन बातों का ध्यान देने की आवश्यकता है। जब भी पशु ब्याता है उसके बाद 12 से 18 घंटे के भीतर उसको जेर गिरा देना चाहिए। अगर 12 से 18 घंटे के भीतर जेर नहीं गिराएगा तो उसके अंदर इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसमें कई दवाइयां आती हैं जो जेर गिराने के लिए उपयोग में होती हैं, कई इंजेक्शन भी ऐसे आते हैं। तो मेरा सबसे पहला सलाह यही होती है कि 12 से 18 घंटे के अंदर उसकी जेर को निकाल दिया, नहीं तो 24 घंटे तो लास्ट है जिसमें जो है जेर को निकाल देना चाहिए। और 5 से 7 दिन तक उसके बच्चेदानी के अंदर दवाई डलवानी चाहिए। इसके अलावा जेर के अलावा जो दिक्कत आती है, कुछ पशुओं में प्रोलैप्स की समस्या होती है, जिसे फूल दिखाना बोलते हैं हम, जिसमें वेजाइनल प्रोलैप्स भी होता है और सर्वाइकल प्रोलैप्स भी होता है। जब पशु बाहर शरीर दिखाता है तो उसके बाद जो है बहुत सारी गंदगी, मिट्टी, गोबर, पेशाब, इस तरह की चीजें जो है वो अंदर चली जाती हैं। उसकी वजह से भी इन्फेक्शन बनता है, मेट्राइटिस बन जाती है, पायोमेट्रा बन जाता है। अगर अधिक पायोमेट्रा बनेगा तो बिल्कुल दही जैसा मवाद जो है पशु जो है फेंकना शुरू कर देता है। उसके लिए 2 तरह के इंजेक्शन होते हैं, उनको लगवाना चाहिए पशु चिकित्सक के सलाह लेने के बाद, जिसमें मैंने बताया था क्लोप्रोस्टिनॉल एक इंजेक्शन है और एक और इंजेक्शन हार्मोनल आता है जिसको हम यूज करते हैं काफी कॉमनली, और इसके अलावा उसके अंदर दवाई आपने डलवानी है। अब दूसरी प्रोलैप्स की बात होगी। प्रोलैप्स होने के बाद जो मेन समस्या आती है वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस की होती है और वो आहार से संबंधित है। नेगेटिव एनर्जी बैलेंस क्या होता है? पशु के ब्याने के बाद पशुपालक उसको ज्यादा ग्रेन फीडिंग करता है, ज्यादा प्रोटीन मात्रा में उसको खिलाता है, उससे नेगेटिव एनर्जी बैलेंस डेवलप होता है और उसकी प्रोडक्शन का भी लॉस होता है। पशु के ऊपर एक डबल तरह का स्ट्रेस होता है, जैसे कि अगर गर्मी का हो गया मौसम है या सर्दी का मौसम है, उसके अलावा उसको आपने आहार में भी सही तरह से उसको नहीं दिया और इसके अलावा नेगेटिव एनर्जी बैलेंस भी हो गया, उसके इन चीजों की वजह से पशु जो है प्रॉपर 21 से 30 दिन के अंदर जिसको ब्याने के बाद हीट में आना चाहिए वो हीट में नहीं आता है और 2 महीने तक हीट में नहीं आएगा, 3 महीने तक नहीं आएगा। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको सही समय पर सही इलाज पशु चिकित्सक देखिए, सही समय पर सही इलाज ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार इलाज में देरी हो जाती है, उससे हालात और बिगड़ जाते हैं और जो सही समय पर कदम उठाने पर ठीक की जा सकती थी चीज वो रिवर्स नहीं हो पाती है और ऐसे में पशुपालकों को बड़ा नुकसान हो जाता है। तो जरूर इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आपको कोई लक्षण दिखाई दे उसे बिल्कुल हल्के में ना लें और उसका इलाज करवाएं। और महाराष्ट्र से हमारे साथ एक कॉलर है, मनहरण जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। मनहरण जी, स्वागत है आपका। मनहरण देशमुख जी, नमस्कार, सवाल बताएं। इतना चाह रहा मैडम जी कि हमारे यहाँ डेयरी है छोटा सा, तो अपने यहाँ नर पशु का ज्यादा मतलब जन्म दर है, तो इस बार सेक्स सीमन डलाया तो कितना कारगर है, हम डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहे हैं। सर क्लियर नहीं है, फिर से अपना सवाल बताइए। अपने यहाँ छोटा डेयरी है तो नर पशु का प्रजनन दर ज्यादा है, 90% है, तो इस बार सेक्स सीमन डलाया तो सेक्स सीमन से अपने को कितना फायदा होगा, मैं पूछना चाह रहा हूँ। सेक्स सीमन का उपयोग करने पे फायदा आपको पूरा मिलेगा। जो इसकी जो रेशियो है वो 90 to 95% इसमें जो है फीमेल काफ आपको मिल सकता है। जी बिल्कुल। एक हमारे पास ईमेल आया है, वो भी ले लेते हैं। हमारे दर्शक हैं, ये मध्य प्रदेश के रायसेन से हैं। ये कहते हैं कि इनकी गाय है जो कि 3 दिन पहले ही जिसने बच्चा दिया है, लेकिन दूध देने में परेशानी कर रही है और बछड़े को भी दूध नहीं पिलाती है। साथ ही दूध जो है उसकी मात्रा बहुत कम है, 200-300 ग्राम ही होता है। दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या करें? और साथ ही उन्होंने अंत में ये भी कहा है कि जो उसके बच्चे होते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते, मृत्यु हो जाती है बहुत जल्दी, तो क्या किया जाए? देखिए, बच्चों को सरवाइव करने के लिए 4-5 बातें होती हैं। पहला तो ये है कि उसको 10 दिन से 15 दिन का जब भी बच्चा हो जाए उसको पेट के कीड़े की दवा एल्बेंडाजोल पिलानी है। दूसरी जो बच्चों में समस्या होती है वो डायसेंट्री होती है
उसके लिए ई कोलाई का इन्फेक्शन मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। तो कोई भी पशु जैसे जो बच्चे हैं उनको कोई भी दस्त से संबंधित कोई भी समस्या हो उसको हल्के में ना लें और तुरंत जो है उसमें नॉर्मल जो है टैबलेट अवेलेबल होती हैं और नॉर्मल टैबलेट से हाफ ऑफ टैबलेट सुबह शाम आप देंगे, जिसमें सल्फाडेमिडीन है, क्लोट्रिमोजोल है, इनका उपयोग किया जा सकता है। तीसरी बात जो उन्होंने कही, गाय जो ब्याने के बाद दूध का जो है प्रॉपर नहीं दे पा रही है और उतार नहीं पा रही है। 2-3 बातें इसमें हो सकती हैं कि एक तो वो अपने बच्चे को लगा रही है कि नहीं लगा रही है। अगर वो लगाती है तो उसके अंदर प्रॉपर लेटिंग डाउन हो जाएगा। अगर प्रॉपर लेटिंग डाउन नहीं हो रहा है तो लेटिंग डाउन के लिए टैबलेट आती हैं लेप्टेडिनिया के नाम से। लेटिंग डाउन से मतलब क्या? लेटिंग डाउन होता है पशु को दूध को उतारना। ठीक है, अगर वो पशु प्रॉपरली दूध को उतारेगा तो पूरा दूध जितना भी उसके अंदर है वो पूरा दूध बाहर आ सकता है। अगर वो लेट डाउन नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए लेप्टेडिन रेटिकुलेटा एक टैबलेट होती है और कई ऐसी हार्मोनल और साथ में हर्बल ऐसी मेडिसिन आती हैं जिनका सेवन उनको पशु को जो है दिया जा सकता है। इसके अलावा कैल्शियम का प्रोडक्शन जैसे बढ़ाने के लिए हम प्रयोग करते हैं तो कैल्शियम का सिरप 100 ml ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार कैल्शियम 100 ml उसको देना है। इसके साथ में कई मल्टीविटामिन भी ऐसे आते हैं जिनको साथ में उसको कैल्शियम में ऐड करना है। इससे दूध की मात्रा जो है उसमें बढ़ जाएगी और उसका ध्यान जरूर दें कि क्या वो जो गाय है अपने बच्चे को लगा रही है दूध निकालने के लिए या नहीं लगा रही है। जी बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर जी जुड़ गए एक बार फिर से। सर अब आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सर सुन पा रहे हैं आप मुझे? अब डॉक्टर गौरव मुझे सुन पा रहे हैं? शायद अभी भी हमारी आवाज नहीं जा पा रही। डॉक्टर गौरव क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आप सुन पा रहे हैं मुझे? आज कटी कटी आ रही है आपकी आवाज अब ठीक से आ रही है। जी, जो मेरा पहला सवाल था वो यही कि सर्दियों में देखते हैं हम कि कई बार ऑक्सीजन की वजह से मछलियों को काफी समस्या हो जाती है, तो गिरते तापमान के साथ किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हालांकि अब देख रहे हैं कि पहले से तो तापमान में काफी बेहतरी है, तो ऐसे में किन बातों का ध्यान रखें मछली पालन? जी, सर्दियों में अक्सर जो है एक बीमारी खास तरह की मछलियों में आती है जिसको बोलते हैं एपिजूटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम। ये बीमारी हमारी IMC इंडियन मेजर कार्ब्स में अक्सर आती है जी। इसमें बहुत बड़े बड़े घाव पड़ जाते हैं मछली के शरीर पे और लाल लाल चकत्ते होते हैं, साथ ऑक्सीजन की प्रॉब्लम भी आती है। तो मेरा ये निवेदन है किसान भाइयों से कि वो सर्दियों में ईएस की जो बीमारी है उसके बचाव के लिए जरूर कुछ ना कुछ प्रबंध करें। उसका पहला ये होगा कि जैसे ही वो नेटिंग करते रहें और जैसे ही उनको पहले लक्षण दिखे इस मछली में वो 4 सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है ठीक से, फिर भी कुछ कुछ हमने बातें जरूर समझी कि जैसे ही उन्हें कुछ लक्षण कई तरह की दवाइयां का उपयोग कर सकते हैं जिसमें इसकी एक प्रमुख दवा है, नाम की एक दवा है, एक बड़े संस्थान द्वारा डेवलप की गई दवा है जिसका नाम है ऊनिल। तो ये दवाइयां सर आवाज नहीं आ पा रही, माफ कीजिएगा, हम आपको नहीं समझ पा रहे ठीक से, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कुछ मुझे लगता है लाइन में गड़बड़ी है जिसकी वजह से ठीक से आपकी बातचीत हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो हम दर्शकों से यहाँ पर कहेंगे कि हम फिर से इसको उनसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे ताकि हम उनको ठीक से सुन सकें और आपकी जो भी से जुड़े हुए सवाल हों और जानकारियाँ जो हम आप तक पहुँचा सकें। फिलहाल आज का जो हमारा पहला विषय है यानी जो प्रसूति से संबंधी जो समस्या होते हैं, रोग होते हैं, उनके बारे में कैसे हमारे जो पशुपालक हैं वो सही समय पर इलाज कराएं ताकि उन्हें ज़्यादा नुकसान ना हो और पशु उनके स्वस्थ रहें। इसके लक्षण किस किस तरह के हो सकते हैं और किस किस तरह की समस्या हो सकती है, इसके बारे में भी हम लगातार समझ रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी आपकी कॉल्स और ईमेल्स लेने का सिलसिला जारी रहेगा। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू,
बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं पशुओं में होने वाले प्रसूति रोगों के बारे में और साथ ही कैसे इनको लेकर सावधान रहे, किस तरह की सावधानियां बरतें। और इसके अलावा दूसरा हमारा विषय है मछली पालन से जुड़ा हुआ, यानी सर्दियों में कैसे करें मछली पालन। अगर कोई भी आपके सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। 2 टोल फ्री नंबर हम लगातार स्क्रीन में आपके लिए साथ साथ में फ्लैश कर रहे हैं और ईमेल आईडी भी हम आपके लिए चला रहे हैं। जरूर दोनों ही रास्तों का आप इस्तेमाल करें और हम तक पहुंचे, अपने सवाल हम तक पहुंचाए। और एक हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, हरि सिंह हैं, जिन्होंने हमें कॉल किया है। आइए बात करते हैं। हरि सिंह जी, स्वागत है हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है। नमस्कार डॉक्टर साहब जी। नमस्कार डॉक्टर साहब जी, जब गाय ब्याती है तो उसके थनों में सोज आ जाती है और लेवे और थनों में। और दूसरा सवाल है जी कि जब ताजा पशु ब्याता है तो उसको खुराक कैसी देनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ब्याने के बाद खुराक कैसी होनी चाहिए, उसका आहार कैसा होना चाहिए? जी सर। जी, पहला सवाल उनका था कि थनों में सोजन आ जाती है ब्याने के बाद। ब्याने के बाद सबसे पहले चीज मेरा ये कहना होता है कि 6 घंटे के भीतर 4 घंटे के, बल्कि 4 घंटे के भीतर बच्चे को जो काफ है उसको कोलेस्ट्रम पिला देना चाहिए, क्योंकि कोलेस्ट्रम जो है वो उसके लिए, बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। जी। और दूसरी चीज, गाय का, भैंस का जो है दूध जो है पूरा झाड़ के, वगैरह कहा जाता है। जी, खीस बोला जाता है। इसके अलावा जो है शुरू के 2 दिन 3 दिन जो है पूरा जो दूध जो है एकदम झाड़ के नहीं निकालना चाहिए, थोड़ा सा थनों में छोड़ देना चाहिए, ताकि जो है उसके अंदर मिल्क फीवर की प्रॉब्लम जो है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी ना हो। अब रही बात दूध जो है, उसके बाद गाय के अंदर जो है थनों में सोजन आ रही है, उसका जो मुख्य कारण होता है वो है मेस्टाइटिस। मेस्टाइटिस के कारण होता है आपकी हाइजीन, किस तरह से आप मेंटेन करते हैं, पशु को कितना साफ सुथरी जगह पे रखते हैं, पशु के दूध धोने से पहले क्या थनों को आप प्रॉपरली पोटेशियम परमैंगनेट या अच्छे साफ पानी से धोते हैं। इसके अलावा धोने के बाद पशु जो है कोशिश करें कि वो आधा घंटे तक उसको जो बाट है, जो कंसंट्रेट मिक्सचर है वो खिलाते रहें, ताकि वो पशु खड़ा रहे। पशु खड़ा रहेगा तो वो बैठेगा नहीं, और जो उसका छिद्र है थन का वो बंद हो जाएगा, उसके बाद पशु बैठे, ताकि कोई भी कीटाणु, बैक्टीरिया या कोई फंगस उसके अंदर प्रवेश ना कर सके। क्योंकि जैसे ही बैक्टीरिया प्रवेश करता है तभी उसके अंदर जो है इन्फेक्शन आता है, जिसे हम थनैला का रोग बोलते हैं, मेस्टाइटिस कहते हैं। तो थन के रोग को बचाने के लिए आपका सबसे पहले जरूरी है उसको साफ सफाई रखना। और कोई भी ऐसी कोई लक्षण आपको नजर आता है, जैसे कि थनों में सोजन हो गया है,
लालपन हो गया है या उसके अंदर गर्म आपको फील हो रहा है कि थन को पकड़ते हैं तो गर्म महसूस हो रहा है, तो वो पूरे थनैला के लक्षण हैं। इसका जितना जल्दी आप उपचार कराएंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि मैस्टाइटिस जो है बहुत ही गंभीर रोग है, इससे बहुत ज्यादा नुकसान पशुपालक को उठाना पड़ता है और ये जो बैक्टीरिया है बहुत ही फास्ट तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपने 1 से 2 दिन भी अगर देरी कर दी इलाज कराने में तो उसका सुधार होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी जी। इसके अलावा जो आपने बात की, दूसरा जो आपका सवाल था वो पशु का आहार। पशु आहार की अभी हम कार्यक्रम में शुरू में भी बात कर रहे थे कि जो ब्याने के बाद जो है नेगेटिव एनर्जी बैलेंस होता है, उसके लिए ज्यादा कंसंट्रेट फीडिंग जो है, हमारा ये मानना है कि महीने भर से पहले से उसको 20% जो है कंसंट्रेट फीडिंग स्टार्ट कर दी जाए। और पशु जो है जैसे ही ब्याता है तो उस नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में पशु ना चला जाए, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जाएगा तो प्रोडक्शन पे इफेक्ट आएगा, उसकी फर्टिलिटी पे इफेक्ट आएगा, वो प्रॉपर हीट में नहीं आएगा, प्रॉपर ज्ञापन नहीं होगा। जितने दिन में उसको ज्ञापन, 2 महीने के भीतर उसको ज्ञापन हो जाना चाहिए। क्योंकि हमारा पशुपालक जो है अगर वो काफ ए ईयर प्रोग्राम लेके चलता है, काफ ए ईयर का मतलब है 1 साल में 1 बच्चा होना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब पशु ब्याने के 2 महीने बाद ज्ञापन दोबारा से हो जाए और उसके 10 महीने बाद जो है नेक्स्ट वो काविंग होगी। जी जी। सही उसको संतुलित आहार देने की आवश्यकता है। उसके अलावा कंसंट्रेट मिक्सचर, हरा चारा और जो सूखा चारा है उसका प्रॉपर एक कंसंट्रेशन बताया जाता है। अगर उसी मात्रा में आप देंगे, सही जो संतुलित आहार होना चाहिए। एक कॉलर है, हम उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? अफजान जी, अफजान जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी जी, सवाल बताएं अपना और टेलीविजन को म्यूट कर दे, पहले अपना सवाल पूरा कर ले। मैं आपको सुन पा रहा हूँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, आपको देख भी रहा हूँ। मेरी गाय जो है वो हर महीने के बाद में थन में एक कमी हो जाती है। हर मैं महीने उसको डॉक्टर से भी दवाई दिलाता हूँ, टाइम पे भी वो दूध तो पूरे आ जाती है, फिर अगले महीने फिर वही कमी हो जाती है कि 5 साल हो गए इसी कमी को। क्या हो जाता है हर महीने, एक बार फिर से बताइए। एक थन सूज जाता है उसका, थन फूल जाता है। ठीक है, एक थन फूल जाता है ये जी। मुख्य रूप से जो है ये थनैला का रोग है और बार बार ये हो रहा है। ये रिकरेंट मैस्टाइटिस हम लोग इसको बोलते हैं कि बार बार हो रहा है। सबसे मुख्य रूप से थनैला का रोग जो है ये पशुपालक को ध्यान देना है। मैंने देखा है अक्सर कि पशु का कोई भी इन्फेक्शन अगर हुआ उसके थन में तो वो डॉक्टर को बुलाएंगे या हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, उसका उपचार कराते हैं। एक दिन उपचार कराया, उसको लगता है कि अगले दिन वो ठीक हो गया और उसके बाद वो उसको छोड़ देते हैं। मेरा ये कहना है कोई भी थनैला रोग हो, कम से कम 5 दिन उसको एंटीबायोटिक या जो भी दवा देना है उसको देना अति आवश्यक होता है। अगर उसका ट्रीटमेंट पूरा नहीं कराएंगे, आपने कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, एंटीबायोटिक उसको दिलाई, वो जो बैक्टीरिया है सबसाइड कर गए, वो कम हो गए, लेकिन एक्चुअली वो खत्म नहीं हुए हैं। और जैसे ही आपको उसको दोबारा मौका मिलता है पनपने का, वो दोबारा से मल्टीप्लाई करके इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं। इसीलिए 5 से 7 दिन का कोर्स कंप्लीट करना चाहिए और 7 दिन के बाद भी अगर कोई चीज इन्फेक्शन रिपीट हो रहा है तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि उसके दूध की लेबोरेटरी में जांच कराएं। लेबोरेटरी में जांच करने से आपको यह पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन सा इकोलाई का इन्फेक्शन है या कोई और दूसरा बैक्टीरिया है या माइकोप्लाज्मा है। उससे आपकी जो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी की जाती है, जिससे हमें यह पता चल जाए कि इस इन्फेक्शन में कौन सी एंटीबायोटिक बेहतर काम करेगी। तो आप उसके लेबोरेटरी जांच करा ले मिल्क की, और जो भी उसमें इन्फेक्शन आता है उसमें जो सुटेबल एंटीबायोटिक उसमें आ रही है रिपोर्ट में, उसी एंटीबायोटिक को लगवाएं, तभी वो इन्फेक्शन खत्म हो सकता है। और कम से कम 5 से 7 दिन तक उसका ट्रीटमेंट करवाएं। जी, अंकुर हमारे साथ एक दर्शक हैं जो कि जिन्होंने हमें ईमेल से हमें संपर्क किया है। अंकुर सहाय, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश से, और ये जानना चाहते हैं कि पशुओं में बांझपन की जो समस्या है वो क्यों होती है, कैसे करें इसका उपचार। और एक हमारे साथ कॉलर भी है, दीपचंद जी, उनका भी हम सवाल ले लेते हैं। जी दीपचंद जी, बताइए क्या सवाल है। हेलो हेलो जी दीपचंद जी, बताएं क्या सवाल है आपका। सवाल जी, हमारी भैंस को 3 महीने हो गए गाई हुई को जी, और 3 महीने गाई और को हो गए हैं, उसके नीचे 12 लीटर दूध है और अब 20 दिन से वो दूध देने में परेशान कर रही है। ठीक है, ठीक है, इनका भी सवाल लेते हैं सर। एक और दर्शक का जी,
इसमें कमी है या कोई कैल्शियम कम डाल पा रहे हैं या कैसे उसने दूध समय पे नहीं दे पा रही है? जी 3 महीने का ब्याई हुई पशु हो गई है तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है क्या वो हीट में तो नहीं आ रही है, क्योंकि जब भी पशु हीट में आता है उसका दूध का प्रोडक्शन जो है कम हो जाता है। जी जी जी। उसके अंदर और लक्षण भी होंगे, कोई तार जैसा पानी गिरा रही है या कोई पेशाब में जैसे मिक्सचुरेशन हम बोलते हैं, पेशाब टपका टपका पेशाब कर रही है, या कोई इस तरह के कोई भी लक्षण आ रहे, दूध को चढ़ा जा रही है, तो वो हीट के लक्षण है। तो वो कई बार साइलेंट हीट होती है जो पशुपालक प्रॉपर रूप से देख नहीं पाता। अगर आपको साइलेंट हीट है तो आप नजदीकी पशु चिकित्सालय से उसकी जांच करवा लें पशु की कि क्या वो हीट में आ रहा है, उसकी वजह से दूध का प्रोडक्शन गिरा है क्या। जी। दूसरा जो कारण हो सकता है वो होता है कि जो स्ट्रेस में अगर पशु है, स्ट्रेस में अगर पशु आएगा तो भी वो दूध का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। क्या वजह होती है स्ट्रेस में आने की? जैसे कभी भी ज्यादा गर्मी होगी या ज्यादा सर्दी होगी, ठीक है। जैसे ही कोई स्ट्रेस की कंडीशन आएगी एनिमल पे की इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी और इस तरह की प्रोडक्शन पे उस पे लॉस हो जाता है। और इन दोनों की चीजें नहीं है तो कोशिश करें आप कैल्शियम का जो सिरप आता है उसको सुबह शाम 100-100 ग्राम पिलाएं, कोई भी उसमें मल्टीविटामिन ऐड करके। जी। और दूसरा सवाल था बांझपन वाली जो समस्या। बांझपन की जो समस्या है, बांझपन जो है 2-3 प्रकार का हम लोग मानते हैं इसमें। कोई भी गाय या भैंस अगर हीट में नहीं आ रहा है वो बांझपन है। अगर वो बांझपन कंजेनाइटल है, कंजेनाइटल का मतलब होता है कि जैसा वो पैदा हुआ था वो बीमारी उसको तभी से है क्या। अगर वो बीमारी तभी से है तो वो जांच करने पे ही पता चलेगी और उसका उपचार भी एक जो एक्सपीरियंस्ड जो पशु चिकित्सक है वही कर सकता है। दूसरी जो चीजें हैं न्यूट्रिशनल कॉज होते हैं। न्यूट्रिशनल में हम उसको मिनरल मिक्सचर हो गया और एक संतुलित पशु आहार देना चाहिए। डीवर्मिंग की उसको रेगुलर 4 महीने में उसको दवाई पिलानी है। मिनरल मिक्सचर उसको रेगुलर देना है 45 डेज तक और संतुलित आहार उसको पशु को देना है। इन 3 चीजों को अगर करते हैं तो बांझपन की अमूमन समस्या दूर हो जाती है। अगर इसके अलावा भी नहीं हो रहा तो फिर वो मेट्राइटिस है जो कि इन्फेक्शन का कारण हो सकता है या फिर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है। ठीक है सर। गौरव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। डॉक्टर गौरव मुझे सुन पा रहे हैं? अब सुन पा रहा हूं मैडम। चलिए अब आपकी आवाज बिल्कुल ठीक से आ रही है, कोई समस्या नहीं है। और जो बातें हम आपकी नहीं सुन पाए थे लाइन की गड़बड़ी की वजह से, मैं चाहूंगी कि दर्शकों के लिए एक बार फिर से दोहरा दें। आपने जो प्रश्न पूछा कि किसानों को कौन सी सावधानियों का पालन करना चाहिए जब सर्दी में किसान मछली पालन कर रहा है, तो मेरा ये कहना है कि किसान जब अक्सर मछली जो है जो फीड का कंजम्पशन कम हो जाता है, जब सर्दी पड़ती है तो फीड का कंजम्पशन काफ़ी कम हो जाता है। तो किसान लोग जो है कई बार फीड जो है उतना ही मात्रा देते रहते हैं और वो जो अनयूज्ड फीड है, जो फीड जो है नहीं उपयोग हो पाता है, वो तली में जाके सेटल हो जाता है और डिकम्पोज हो जाता है। उसके कारण बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, जैसे कि अमोनिया बढ़ जाती है और सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। इस तरह की कई गैसेस बढ़ जाती हैं जिससे कि मछली में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये तो वाटर क्वालिटी रिलेटेड एक इश्यू है। तो पहली सावधानी जो किसान को लेनी चाहिए कि उनको फीडिंग की मात्रा कम कर देनी चाहिए। दूसरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बीमारी है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो इंडियन मेजर कार्प्स में, रोहू कतला मृगल मछली में आती है। उसका नाम है एपिजूटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम, जिसमें कि मछली के शरीर में बहुत सारे घाव धब्बे पड़ जाते हैं और इसके कारण बहुत सारी मछलियां 80-90% तक मछली मर सकती है। जी जी। तो उसके लिए जो है किसान को समय समय पर नेटिंग करा के जांच करते रहना चाहिए कि कहीं ताकि शुरुआत में ही इस बीमारी का पता लग सके। और अगर जैसे ही पता लगता है तो बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशंस हैं और दवाइयां हैं, जैसे कि डीकेसी एक दवा आती है और सिफेक्स एक दवा आती है। एक हमारे संस्थान ने एक दवा बनाई है जिसका नाम है ऊनिल। वो 1 से 2 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से किसान
उसको डालें तो काफी लाभ होगा। जी तो ये कुछ सावधानियां हैं जो बिल्कुल, तो किसान ले काफी सकते हैं। महत्वपूर्ण बातें आपने बता दी सर हमें, और फिलहाल हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन कुछ और बातें हम आपसे जानेंगे और कुछ हमारे पास ईमेल भी आई हैं, उनके बारे में भी हम आपसे यहाँ पर चर्चा करेंगे, उनका भी जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल छोटा सा ब्रेक। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अब डॉक्टर गौरव के पास एक बार फिर से चलते हैं। डॉक्टर गौरव, एक ईमेल आया हमारे पास, प्रदीप कोहली है एक दर्शक, जिनका कहना है कि उनके तालाब की जो मछलियां हैं उनमें उनकी वृद्धि नहीं हो रही है, क्या वजह हो सकती है? तालाब में मछलियों की ग्रोथ नहीं होने के बहुत सारे कारण हैं और सबसे प्रमुख कारण तो यह है कि आहार ना देना। किसान अक्सर जो है पूरक आहार जो सप्लीमेंट्री फीड है वो देता नहीं है और उसके कारण पहला ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि जो गुड एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस जिसे बोलते हैं, अच्छी किसानी जो होती है वो अगर ना फॉलो करें, जैसे कि जो मात्रा बताई जाती है, जो घनत्व बताया जाता है कि 8 से 10 हजार बच्चे आप जो है डालें तालाब में, अगर उससे ज्यादा अत्यधिक ज्यादा डालेंगे तो भी मछली की ग्रोथ नहीं होगी। खाना प्रॉपर नहीं देंगे तो मछली की ग्रोथ नहीं होगी। बैलेंस्ड डाइट नहीं होगी तो भी मछली की ग्रोथ नहीं होगी। वाटर क्वालिटी अगर गड़बड़ है तो भी ग्रोथ नहीं होगी। तो इसकी जांच क्यों मछली में बढ़ नहीं रही है, इसकी जांच, संपूर्ण जांच मछली तालाब पे जाके किसान से बात करके ही पता लगाया जा सकता है कि क्या प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल, तो एक बार जांच जरूर करवा लें कोहली जी आप। और एक हमारे पास ईमेल आया है भैंस से जुड़ा हुआ, मोहम्मद शमशाद आलम हैं जिन्होंने हमें ये लालगंज से ईमेल किया है। इनका कहना है कि इनकी जो भैंस है वो हीट में नहीं आती है, कई बार आती भी है तो आवाज नहीं करती, जिसके वजह से उन्हें पता नहीं चल पाता। तो क्या करें? डॉक्टर संजीत क्या बताना चाहेंगे? साइलेंट हीट जिसे कहें। साइलेंट हीट की जो प्रॉब्लम है काफी और आवाज नहीं करती कई। जी, साइलेंट हीट की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है और भैंस के लिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि रेगुलर मात्रा में उसको मिनरल मिक्सचर खिलाना है, क्योंकि कोई ना कोई पोषक तत्व ऐसा है जो उसके अंदर कमी है। अगर मैं एक बात करूं सिंपल आयोडीन की, अगर आयोडीन की मात्रा उसमें नहीं होगी तो प्रॉपर हीट में नहीं है। अच्छा सर, साथ में एक और मैं ईमेल ले लेती हूँ, इसी से जुड़ा हुआ है, अवनीश मौर्य है। इनकी समस्या ये है कि जो इनकी भैंस है वो उसका बच्चा जो है 50 दिन के अंदर गिर जाता है।
तो ये भी क्या उससे जुड़ा हुआ कुछ है? नहीं, उससे अलग है ये संबंधित। अगर 50 दिन में या 2 मंथ्स के अंदर अगर उसको गर्भपात हो रहा है तो उसका कारण कोई ना कोई इन्फेक्शन है या कोई ना कोई बीमारी है। उसमें कई तरह की क्लेमाइडियोसिस एक बीमारी है, ब्रुसेलोसिस एक बीमारी है। ब्रुसेलोसिस के लिए भारत सरकार काफी स्ट्रॉन्ग ड्राइव चला रखी है, जिसमें ब्रुसेलोसिस काफ का वैक्सीनेशन किया जाता है और ये फीमेल काफ का वैक्सीनेशन होता है, 4 से 8 महीने की उम्र में होता है। और इसके अलावा यह टोटली मुफ्त है, इसमें टैगिंग करके पूरा उसका वो रिकॉर्ड भी रखा जाता है। और ब्रुसेलोसिस का वैक्सीनेशन मैं कहता हूं पशुपालक को अवश्य करवाना चाहिए फीमेल काफ का, क्योंकि ये जो एकमात्र टीका है जो केवल एक बार लगाना है। एक बार लगने के बाद पूरे जीवन उसको रिपीट करने की या उसको बूस्टर डोज की जरूरत नहीं होती है। जी जी। तो सिंगल टीका लगाना है। तो ये जो गर्भपात हो रहा है, यह गर्भपात अगर सपोज 6 से 9 महीने के बीच में हो रहा है तो ब्रुसेलोसिस की वजह से हो सकता है। विब्रियोसिस एक बीमारी होती है, उसमें भी गर्भपात होता है। एक तो मतलब जांच करा ले तो बेहतर है, क्योंकि देखिए कई कारण हो सकते हैं और इस तरीके से अभी जो आपने जो बातें बताई है बिल्कुल सही तरीके से हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ ये जरूर इंडिकेट कर दिया है कि समस्या है और इसे डॉक्टर के पास ले जाएं, विशेषज्ञ के पास ले जाएं, पशु चिकित्सक से जरूर सलाह लें। चलिए मछली पर हम बात कर लेते हैं, सर्दियों मछली पालन पर। तो डॉक्टर गौरव, क्योंकि बहुत कम समय बचा है और आपकी आवाज अब हम ठीक से सुन पा रहे हैं, तो बहुत ही कम शब्दों में संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे अंत में? जी डॉक्टर गौरव, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल, कार्यक्रम को समाप्त करने का समय है। कुछ और जो पॉइंट्स आपको लगता है जो दर्शकों को बताना चाहिए? जी हाँ जी, तो मैं जो है चूंकि कार्यक्रम खत्म होने वाला है और किसान भाइयों के एक बहुत ही खास चीज बताना चाहूंगा कि हमारे देश में एक मत्स्य स्वास्थ्य या डिजीज निगरानी की जो है कार्यक्रम चल रहा है पूरे भारतवर्ष में। जी। तो इस निगरानी कार्यक्रम में, स्वास्थ्य निगरानी कार्यक्रम में जो किसान है जिनको किसी भी तरह की मछली की बीमारी की समस्या है, वो अपने निकटतम जो स्वास्थ्य केंद्र हैं हमारे ICR के, उसके पास अगर ले जाएं अपनी समस्या, और एक ऐप भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं, उसके माध्यम से अगर वो हमारे पास अपनी समस्या ऐप का नाम बता पाएंगे सर? क्या ये भी सुविधा, क्या इसे इस समस्या का जो भी बीमारी की जो उनको हेल्प चाहिए वो फ्री में दी जाएगी जी। तो इसका जरूर लाभ उठाएं किसान। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, जानकारी देने के लिए। जरूर हमारे दर्शक इन तमाम बातों का ध्यान रखें और मछली पालन में ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गौरव। डॉक्टर संजीत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी स्टूडियो में रहें और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपने इतनी ज्यादा जानकारी दी और इतनी खास जानकारी दी। आशा करते हैं हमारे पशुपालकों को जरूर से लाभ होगा। इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगला हमारा विषय यानी कल का विषय क्या है, आइए डालते हैं नजर। कल का हमारा विषय है रबी फसलों में उन्नत जल प्रबंधन और साथ ही बात करेंगे बागों के प्रबंधन के बारे में भी। कोई भी अगर आपके सवाल हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल पता नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। आप हमें सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगह में हम आपके लिए उपलब्ध है। आप चाहे हमें मैसेंजर के माध्यम से सवाल भेजें या फिर वॉल पर भी लिख सकते हैं। और अंत में हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर भी आप नोट कर लें, 1800-113-060, सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के दरमियान कॉल करें। ये टोल फ्री नंबर, इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। चलते चलते आपको भी बता दें कि हेलो किसान आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इस QR कोड को आप स्कैन करें, @DD किसान चैनल जो कि हमारा ID है, इसे भी आप YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।